दिन भर की भागदौड़ और काम की थकान से जब शरीर चूर हो जाता है, तब रामू काका की बनी चाय पीने से ही सुकून मिलता है। केशव, जो शिवपुर गांव का एक आम सा नौजवान है, शाम होते ही केशव और उसका जिगरी दोस्त मोहन अपनी पुरानी स्कूटर उठाकर बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। क्यों केशव, आज चाय कहाँ पियोगे? वहीं अपनी पुरानी जगह पर? हाँ भाई, वहीं चलते हैं। रामू काका के हाथ की चाय पिए बिना दिन कहाँ पूरा होता है। वो दोनों बाजार पहुंचकर रामू काका की टपरी पर बैठ गए। यह चाय की दुकान, जिसे टपरी कहते हैं, ए टपरी शिवपुर गांव से जरा हटकर सुनसान रास्ते पर है। आसपास कोई और दुकान न होने से यहां ज्यादा चहल पहल नहीं रहती। केशव, देख जरा, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ यार, आसमान तो पूरा काला पड़ गया है। लगता है आज ज्यादा देर बैठना नहीं हो पाएगा। बादल बुरी तरह गरज रहे हैं। अरे रामू काका, 2 कड़क चाय हो जाए। हाँ हाँ लाया बेटा, बैठो तो सही। वो दोनों दुकान के बाहर पड़ी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। आज दुकान बिल्कुल खाली है काका। बाकी दिनों की तुलना में सन्नाटा पसरा है। क्या बताऊं बेटा, मौसम ही ऐसा है। शायद कोई इस तूफानी अंधेरे में चाय पीने नहीं आना चाहता। हे भगवान, लगता है आज भयंकर आंधी तूफान आएगा। मुझे भी यही लगता है। सुनो, हम आज ज्यादा देर नहीं रुक सकते। बस चाय खत्म करके घर की ओर निकलना होगा। पता नहीं कब पानी बरसना शुरू हो जाए। तभी उन तीनों की नजर पास के रास्ते पर पड़ी। कुछ लोग एक अर्थी को कंधे पर उठाए पास वाले पीपल घाट श्मशान की ओर जा रहे थे। अरे, इस वक्त कौन गुजर गया? पता नहीं, अगर गांव का कोई होता तो अब तक खबर मिल गई होती। इन चेहरों में से कोई भी जाना पहचाना नहीं लग रहा। अरे भगवान, अगर जोर की बारिश शुरू हो गई तो इन बेचारों को अंतिम संस्कार करने में कितनी मुश्किल होगी। लो, जिसका डर था वही हुआ। देखो देखो, बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? काका, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो गए? अरे बेटा, क्या बताऊं? सुबह दुकान पर आने से पहले देखा था कि मेरे बेटे को तेज बुखार है। सोचा था दुकान बंद करके लौटते समय हकीम जी से दवा लेता जाऊंगा, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में दवा खरीदने के बाद घर कैसे पहुंचूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। काका, आप चिंता मत कीजिए। मोहन के पास स्कूटर है। यह आपको दवा की दुकान तक और फिर आपके घर तक छोड़ देगा। नहीं नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है? तुम मुझे इतनी दूर बारिश में छोड़ने जाओगे? मैं खुद ही चला जाऊंगा। अरे काका, इतना मत सोचिए। बच्चे के लिए दवा जरूरी है। अगर आपने ज्यादा देर की तो हकीम जी की दुकान बंद हो जाएगी। मैं आपको छोड़ आता हूं, आप बस बैठिए। लेकिन केशव, तू घर कैसे जाएगा? अरे, मेरी फिक्र मत कर, मैं पैदल ही निकल जाऊंगा। तुझे घर छोड़ दूं? रास्ता बहुत लंबा है और बिल्कुल अंधेरा है। नहीं मोहन, तू मेरी चिंता मत कर। अभी रामू काका को मदद की ज्यादा जरूरत है। तू उनके साथ जा। ठीक है केशव, बारिश अभी थोड़ी थमी है। मैं काका को लेकर निकल रहा हूं। तू भी ध्यान से निकल जाना। हाँ हाँ, तुम भी संभल कर जाना। मोहन रामू काका को स्कूटर पर बिठाकर चला गया और केशव गांव की सूनी सड़क पर अकेला पैदल ही चल पड़ा। बारिश थोड़ी कम जरूर हुई थी, पर ठंडी हवा सिहरन पैदा कर रही थी। जितना हो सके कदम तेज बढ़ाने होंगे, लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। असल में कुछ ही कदम आगे पीपल घाट श्मशान था। यह श्मशान केशव के घर जाने के रास्ते में ही पड़ता था। जब मोहन मेरे साथ होता है तब मुझे इस रास्ते से गुजरने में कोई डर नहीं लगता, लेकिन आज ऐसी वीरान और तूफानी रात में उस श्मशान के पास से अकेले गुजरने के ख्याल से ही
मेरी रूह कांप रही है। नहीं नहीं, मन को शांत रखना होगा। केशव डर भगाने के लिए मन ही मन में एक गीत गुनगुनाना शुरू किया। ठीक उसी समय जब केशव श्मशान घाट के मुख्य द्वार के ठीक सामने पहुंचा, अचानक केशव की नजर सड़क पर पड़ी। केशव की सांस रुक जाती है। वहां सड़क के बीचों बीच सफेद कफन में लिपटा एक लाश पड़ा था। ये क्या? केशव हिम्मत बटोरकर कांपते कदमों से उस लाश की ओर बढ़ना शुरू किया। ये तो वही लाश है जिसे कुछ देर पहले वो लोग श्मशान ले जा रहे थे। लेकिन वो सब लोग कहाँ गए? इसे इस तरह सड़क पर लावारिस क्यों छोड़ गए? केशव घबराकर चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। बस बगल में ही श्मशान घाट का अंधेरा पसरा था। केशव के ठीक पीछे एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। सड़क के दूसरी ओर श्मशान के भीतर एक चिता जल रही थी, जो बारिश के कारण लगभग बुझ चुकी थी। आग तो बुझ गई है, बस उसमें से हल्का हल्का धुआं उठ रहा है। केशव उलझन में खड़ा खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे लाश के चेहरे पर ढके कफन में कोई हरकत हुई हो। नहीं, जो भी हो, यह एक जीवित इंसान नहीं है। यह अब मर चुका है। लेकिन इस घने अंधेरे में श्मशान के ठीक सामने इस लावारिस लाश के पास मैं अब बिल्कुल अकेला खड़ा हूं। ऐसे में डर लगना तो स्वाभाविक है। नहीं, मैं यहां और एक पल भी नहीं रुक सकता। जो लोग इसे लाए थे वो जरूर इसे वापस लेने आएंगे। यह सोचकर केशव धीरे धीरे सड़क पर पीछे की ओर खिसकने लगा और फिर अपने घर की ओर बेतहाशा भागा। धीरे धीरे श्मशान के आसपास का इलाका घने कोहरे में ढंक गया। कुछ दूर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक उसी समय श्मशान के रास्ते पर उसे कोहरे के बीच से किसी को बाहर आते देखा। वह एक बुजुर्ग हृष्ट पुष्ट व्यक्ति था। उम्र 50 के पार रही होगी। वह केशव की ओर लपका और पास जाकर हांफते हुए बोला, हाँ, मुझे बचा लो, कृपया मुझे बचा लो। क्या? वो मुझे खा जाएगा। कौन खा जाएगा? क्या हुआ है आपको? मेरे पीछे एक पिशाच पड़ा है। पिशाच? हाँ, वो पिशाच, वो मुझे खा जाएगा। कृपा करो, मुझे बचा लो। कहाँ है पिशाच? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। वो रहा, वो मेरे पीछे ही है, मुझे बचाओ। उस व्यक्ति ने केशव की बात सुनने के लिए एक पल भी इंतजार नहीं किया। वह सड़क की ओर पागलों की तरह भागने लगा। लेकिन वह इतना कमजोर लग रहा था कि भागते भागते लड़खड़ाया और घने कोहरे में ओझल हो गया। अरे काका रुकिए, कहाँ गए? केशव को वह आदमी कहीं नहीं मिला। केशव वहीं सड़क पर हक्का बक्का खड़ा रह गया। केशव कुछ देर उसे खोजता रहा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो केशव वापस उसी जगह पर आ गया। ये सब क्या हो रहा है? केशव की नजर वापस उसी रास्ते पर गई। लाश? अरे ये क्या? वहां तो कोई लाश नहीं है। लाश कहाँ गई? उसे ले जाने वाले लोग तो वापस नहीं आए थे। तो फिर वो लाश कहाँ गया? ये मेरे साथ हो क्या रहा है? तभी पास की झाड़ियों से खड़खड़ाहट की आवाज आई। कौन है वहां? कोई बाहर नहीं आया। अब केशव का डर हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। हाथ पैर भारी होने लगे। केशव वहां एक पल भी नहीं रुका और अपने घर की तरफ अंधाधुंध दौड़ लगा दी।
अब बाहर मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हो गई थी। बिजली कड़क रही थी। किसी तरह हाँफते कांपते केशव अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा। डरते डरते दरवाजा खोला और घर में घुसकर तुरंत कुंडी लगा दी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं किसी भी तरह खुद को शांत नहीं कर पा रहा हूं। हे ईश्वर, ये सब क्या था जो मैंने देखा? अब डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह होते ही मैं मोहन के घर चला जाऊंगा। 2-4 दिन वहीं रहूंगा। जब ये खौफ मेरे जहन से निकल जाएगा तब शायद मैं वापस आऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। केशव ने रात का खाना जैसे तैसे खाया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। मेरा मन बहुत अस्थिर है। काश इस वक्त कोई मेरे साथ होता। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब क्या फालतू सोच रहा हूँ। रात गहरी हो चुकी थी। तभी उसे बाहर से एक अजीब घुरघुराने जैसी आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? ये किसी जानवर की आवाज नहीं लगती। तो फिर ये क्या है? क्या मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए? केशव ने हिम्मत जुटाई, दरवाजे की कुंडी खोली और घर से बाहर बरामदे में आया। बाहर आते ही वह आवाज बंद हो गई। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। केशव ने वापस घर के दरवाजे की ओर मुड़ा। तभी घर की चौखट पर फिर से वही आवाज आई। फिर से? केशव ने बहादुरी से घर से बाहर निकलकर वापस बरामदे में आया। घर की चौखट की ओर देखा और उसकी रूह कांप उठी। घर की चौखट पर एक काली चीज बैठी थी। पर ये है क्या? ये इंसान तो नहीं है। उसका आकार कुछ कुछ इंसानी चेहरे जैसा लग रहा था, पर वह बहुत विकृत था। ठीक उसी समय दूर आसमान में जोर से बिजली कड़की और उस बिजली की रोशनी में मैं उसे साफ साफ देख सकता था। आधी रात के सन्नाटे में उस चीज ने एक जोर की चीत्कार लगाई। उसकी दोनों आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। उस काले पिशाच की दोनों आंखें अब सीधे केशव पर गड़ी हुई थीं। वह और भी भयानक आंखों से केशव को घूर रहा था और देखते ही देखते वह फुर्ती से घर के छत पर चढ़ गया। कितना भयानक नजारा है। मुझ में भागने की हिम्मत भी नहीं बची है। वह भयानक पिशाच केशव की ओर बढ़ रहा था। एक सड़ी हुई घिनौनी बदबू नाक में भर गई। केशव के हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। उसी समय उस प्रेत ने एक झोर की चीख मारी। उसका पूरा शरीर ही आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसका पूरा शरीर आग में लिपटा था। केशव के दिमाग में सब कुछ जैसे धुंधला हो गया, शायद बेहोश होने वाला था। ठीक उसी समय किसी ने केशव के कंधे पर एक ठंडा हाथ रखा। ये तो वही बुजुर्ग हैं। यह वही व्यक्ति था जिसे केशव ने श्मशान घाट के पास भागते हुए देखा था। डरो मत पुत्र, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम भाग्यशाली हो कि उस पिशाच के हाथ लगने से बच गए। उतने में ही केशव बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब केशव की आंख खुली तब केशव अपने बिस्तर पर पड़ा था। वो पिशाच। केशव हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा। बिस्तर पर सब कुछ सामान्य था। उस प्रेत का कोई नामो निशान नहीं था। केशव ने गहरी सांस ली और घर के अंदर से दरवाजे की ओर देखा। उस चौखट के पास गया जहां उसे बैठे देखा था। ये तो लकड़ी का एक टुकड़ा जला हुआ था और उस पर खून का एक धब्बा लगा था। वह जला हुआ निशान और खून का धब्बा देखकर केशव का दिल बैठ गया। यह कोई सपना नहीं, जो भी हुआ वह सच था।